हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 155 अद्विका सिर्फ मेरी है। अद्विका और शौर्य अद्विका के माता पिता से शादी की बात करने के लिए जाने वाले थे। पर दूसरी तरफ अद्विका की सौतेली माँ और बहन उसके लिए कुछ अजीब ही बात अरेंज करके बैठे थे। जब विदिशा घर के अंदर आए तो उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, मॉम, डैड, आपको पता है आज खुद आरव सर दीदी का हाथ मांगने आज शाम घर आने वाले हैं। क्या दीदी वापस आ चुकी है? ये सुनकर रीना खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है विदिशा, पर तुम्हारी वह पागल बहन कल ही कहीं और चली गई है, वह अभी तक वापस नहीं लौटी है। मेरा तो सिर चकराए जा रहा है। कहाँ मर गई ये? अब तो आरव भी रिश्ते के लिए यहाँ आज शाम आने वाला है। आने दो उस लड़की को, उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। इतना कहकर रीना अपने कमरे में चली गई। नागेंद्र ने भी रीना की इस हरकत पर गहरी सांस ली और अपनी किताब उठाकर उसे पढ़ने लगे। इधर शौर्य और अद्विका दोनों अपने विला पर वापस आ चुके थे। शौर्य ने अद्विका को कमर से कस के पकड़ा और उसे लेकर वह हवा में उड़ गया। अद्विका इसे देख बिल्कुल डरी नहीं, बल्कि उसने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, पतिदेव, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो? क्या आप ऐसी हरकतें करके मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? ये सुनकर शौर्य ने अद्विका को और ज्यादा कसके पकड़ा और बोला, इम्प्रेस तो तुम्हें मैं कब का कर चुका हूँ। अब तो बस मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं सिर्फ तलवार पर ही नहीं बल्कि बिना तलवार के भी उड़ सकता हूँ। शौर्य की बात सुनकर अद्विका खुद को उसके गालों के पास ले गई और बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने एक सुपरमैन से शादी की है। मेरा सुपरमैन नॉर्मल कपड़े पहनकर भी उससे अधिक ताकतवर है। ऐसे ही धीमी रफ्तार से वे लोग उड़ते हुए एक शॉपिंग मॉल के सामने पहुंच गए। शॉपिंग मॉल के अंदर गीतांजलि एंटीक की शोरूम थी। शौर्य ने अंदर जाकर अपने ही शोरूम के अंदर से कुछ एंटीक लिए और वहां से जाने लगा। मैनेजर ने भी उसे कुछ नहीं बोला क्योंकि वह शौर्य को अच्छे से पहचानता था। मगर तभी एक लड़की शेयर के सामने आई और बोली, ओ मिस्टर, चुपचाप उन एंटीक के पैसे दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम जानते नहीं हमारे मालिक कौन है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमारे एंटीक वापस रख दो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर उस लड़की को देखकर उसे बोला, मैडम, क्या आपने अपने मालिक को कभी देख भी है, वो कैसे दिखता है? ये सुनकर वह लड़की थोड़ा सिकपकाई और सिर नीचे करते हुए बोली, हमारे बॉस को मैंने नहीं देखा है, पर उनका नाम ही काफी है सभी को डराने के लिए, उनका नाम शौर्य है। ये सुनकर शौर्य और अद्विका की हंसी छूट गई और शौर्य ने मैनेजर को इशारा किया और अपने पास बुला लिया और बोला, मैनेजर, इस मोहतरमा की पेमेंट बढ़ा दो क्योंकि भले ही वह अपने काम में बिजी थी फिर भी उसकी नजर स्टोर के हर कस्टमर पर अच्छे से थी। इसी बात पर इसके पेमेंट को बढ़ा दिया जाए। बाकी की डिटेल्स तुम खुद कशिश के साथ बात करके तय कर लेना। इतना कहकर शौर्य मूड गया। तभी अद्विका ने उस लड़की के कंधे पर रखा और बोली, मानना पड़ेगा, तुमने तो अपने बॉस को ही यहाँ रोक दिया। अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। उस लड़की का अब चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना सिर झुका लिया था। अद्विका और शौर्य अब उस मॉल से बाहर आए। लगभग शाम का वक्त हो चुका था। शौर्य ने नीचे आकर अपने रिंग से अपनी एक बुगाती वेरॉन निकाली और अद्विका के घर की ओर निकल गया। कुछ ही देर में दोनों हिलटॉप पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ शहर के अमीरों में अमीर लोग रहा करते थे। ये घर अद्विका के दादाजी का था। दरवाजे के सामने खड़े रहकर अद्विका ने डोरबेल बजा दी। कुछ ही देर में रीना के आगे आकर दरवाजा खोला। पहले उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी जो अद्विका को देखते ही गायब हो गई और उसकी जगह उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। रीना की नजर जब शौर्य पर पड़ी जिसने अद्विका का हाथ पकड़ा था, वह झल्लाकर बोली, आ गई अपना मुंह काला करके? कहाँ थी तुम? तुम्हें पता था ना कि आज आरव शादी की बात करने के लिए हमारे घर आ रहा है? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अपने कमरे में जा और अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आ। और ये लड़का कौन है? तुझे जरा भी शर्म नहीं है? एक लड़के को अपने साथ घूम रही हो। ये सुनकर शौर्य का माथा ठनक गया, पर उसके पहले ही अद्विका बड़ी शांति से बोली, माँ, ये शौर्य है जिसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ। मुझे उस ठरकी आरव के साथ शादी नहीं करनी और मेरे जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। दादाजी ने पहले ही शौर्य को पसंद किया है और आज ये यहाँ मेरा हाथ मांगने के लिए आया है।
अद्विका की सीधी बात सुनकर रीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने दांत पीसते हुए अद्विका को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। जब उसने नीचे देखा तो अद्विका और शौर्य का पंच उसके पेट पर लग चुका था। दर्द इतना भयानक था कि वह चिंख पड़ी। तभी बड़े ठंडेपन से अद्विका ने कहा, इतनी ज्यादा चपड़ चपड़ क्यों करती है? अगर मैंने तेरे मुंह से एक और बात सुनी तो मैं तुम्हारी पूरी जान निकाल दूंगी। अब रास्ते से हट जा और मेरे होने वाले पति के लिए चाय पानी लेकर आ। मैंने तुझे माँ क्या कह दिया? तू तो मेरी सच में माँ बनने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? इतना कहते हुए अद्विका शौर्य को अंदर ले आई। तभी रीना की चिंख सुनकर विदिशा और नागेंद्र बाहर आ चुके थे। जब उन्होंने अद्विका की बात सुनी तो वे वहीं उसी जगह रुक गए। उन्होंने आगे आने की हिम्मत भी नहीं की। तभी विदिशा गुस्से से अद्विका को मारने आगे बढ़ी, लेकिन अद्विका अब साधक थी और विदिशा पहले भी उसे हर नहीं पाती थी, पर अब तो उसके लिए उसे हराना नामुमकिन था। अद्विका ने सिर्फ अपनी एक उंगली उठाई और विदिशा के माथे पर हल्के से टिकली मारी और विदिशा कुछ कदम पीछे जाकर गिर गई। अद्विका ने फिर उसे नजरअंदाज किया और अपने पिता से बोली, पापा इनसे मिलिए, ये ब्रिगेडियर जनरल शौर्य है। बाकी बातें आपको इनके बारे पता ही होंगी। शौर्य को जब नागेंद्र ने देखा तो वह इतना डर गया कि उसके गले से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। उसे अभी भी वही डरावने मीडिया फुटेज मिश्रा परिवार की न्यूज में दिखाई गई थी, वह उसकी आंखों के सामने दिखने लगी। उसने अपनी थूक निगलते हुए अपना गला गिला किया और फिर बोला, हेलो मिस्टर शौर्य, मैं नागेंद्र परमार, अद्विका का पिता, आपका मेरे घर पर स्वागत करता हूँ। प्लीज आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय की अरेंजमेंट करता हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वह सोफे पर आराम से बैठ गया और बोला, शुक्रिया अंकल, चाय पानी के बारे में बाद में भी बात की जा सकती है, मैं तो यहाँ अद्विका का हाथ मांगने आया हूँ। मैं आपके बेटी के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर नागेंद्र थोड़ा सोच में गिर गया। अब उसके सामने आगे खाए पीछे कुआं था। एक तरफ उसकी बड़ी बेटी थी तो दूसरे तरफ उसकी छोटी बेटी की नौकरी और प्रमोशन था। फिर उसने कुछ सोचते हुए शौर्य को एक बार देखा और बोला, मिस्टर शौर्य, मुझे आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बीवी ने आरव राजपूत को मेरी बेटी का हाथ देने का वादा किया था तो। नागेंद्र ने इतना कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। तभी शौर्य उसकी बात पूरी करते हुए बोला, मैं आपकी बीवी को जान से मार दूंगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर नागेंद्र डरकर अद्विका की ओर देखने लगा, पर अद्विका ने भी तुरंत कहा, हाँ वैसे भी मुझे बार बार उस औरत पर मेरी माँ को मारने का शक है, इसलिए अगर वह मर भी गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे बिंदास मार सकते हो। मैंने आज तक इसे सहन किया था क्योंकि मेरे दादाजी ऐसा नहीं चाहते थे, पर अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे दादाजी की बात भी मानने की जरूरत नहीं है। अद्विका की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ और पिता अंदर तक कांप गए थे। विदिशा तो इतनी डर गई थी उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। इसी दौरान दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकने की आवाज आई। फिर दरवाजे पर किसी ने डोरबेल बजा दी। रीना ने जैसे तैसे खड़े होकर जल्दी से उठकर वह दरवाजा खोला। उसे अभी भी लग रहा था कि आरव राजपूत उसकी जान बचा लेगा और उसके पैसे और पावर के आगे शौर्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सोच रखकर रीना ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर उसकी उम्मीद आरव राजपूत हाथ में गुलाब का गुच्छा लेकर खड़ा था। उसके चेहरे एक पर हसीन मुस्कान थी और जैसे ही उसने दर्द भरी रीना को देखा जो अपना पेट पकड़कर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उसने तुरंत रीना से पूछा, आंटी आपको कोई तकलीफ है क्या? क्या आपके पेट में दर्द है? मैं 2 मिनट में एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। ये सुनकर रीना ने अपने दर्द को कंट्रोल करके आरव को अंदर बुला लिया और बोली, तुम अंदर आओ बेटा, मेरे दर्द के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो बस थोड़ी एसिडिटी है। रीना ने जैसे तैसे आरव को अंदर बुला लिया और उसे सोफे पर बिठा दिया जहां शौर्य बैठ था उसके बिल्कुल सामने। आरव भी अंदर आया और शौर्य को देखने लगा। उसने सिर्फ शौर्य के कपड़ों पर ध्यान दिया जो दिख सिंपल रहे थे पर थे ब्रांडेड। लेकिन आरव ठहरा घमंडी बिजनेसमैन जिसे सिर्फ उसकी अपनी ऊंचाई दुनिया से बड़ी दिखता थी, इसीलिए उसने शौर्य को पूछा तक नहीं, वह सीधे नागेंद्र से बोला, हेलो अंकल, और क्या हाल है? तबीयत वगैरह ठीक ठाक है ना? आपके बिजनेस का क्या हाल है? नागेंद्र डरते हुए बोला, आओ आओ बेटा, मेरा सब ठीक है। वैसे आपके पापा कैसे हैं? नागेंद्र के सवाल पर आरव मुस्कुराते हुए बोला, पापा तो एकदम मजे में है। बिजनेस में पहले जो परेशान थी वो भी अब मिटने वाली है। हम गीतांजलि कॉर्पोरेट के साथ एक नया बिजनेस प्रपोज करने वाले हैं।
ये भी बिल्कुल वैसा ही आर्टिफिशियल टाउनशिप का प्रोजेक्ट है। अगर हमारी बात कशिश मैडम से हो जाती है तो हम हमारा ये नया प्रोजेक्ट डोंबिवली जैसे थोड़े पिछड़े इलाके में शुरू करना चाहेंगे। आरव की बात सुनकर शौर्य ने अपनी एक भौं ऊपर उठा ली पर कुछ नहीं बोला। वो देखना चाहता था कि असल में इस आरव का कैरेक्टर कैसा है। अगर इस बंदे में खोट हुई तो शौर्य इसका सपना चूर चूर कर देगा। इतनी देर से आरव सिर्फ नागेंद्र के साथ बात किए जा रहा था। उसने एक बार शौर्य की ओर देखा तक नहीं था। तभी विदिशा हड़बड़ाते हुए आरव के पास आए और बोली, आरव सर, ये मेरी दीदी है अद्विका, मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताया था। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई और उसने बड़ी उत्सुकता से अद्विका को देखा, पर तभी अद्विका ने अपना हाथ शौर्य की बाहों में डाला और बोली, माफ करना आरव, बट मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती, तो कोई झूठी उम्मीद मत पालना क्योंकि ये मेरे होने वाले पति है। इनका नाम। अद्विका शौर्य का इंट्रोडक्शन देने वाली ही थी कि आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रुकने का इशारा किया और बोला, देखो मिस अद्विका, मुझे तुम बहुत पसंद हो और जो चीज आरव राजपूत को पसंद आ जाए वो उसे पाकर ही रहता है। मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें खुश रहने के लिए चाहिए, तो बेहतर होगा कि तुम इस फटीचे को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो, वरना इसका अंजाम तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ सकता है। तभी विदिशा भी आगे आकर अद्विका से कहती है, देखो दी, अगर आपकी वजह से मेरी जॉब पर कोई संकट आए तो मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस ऑफर को मान लो। अद्विका इसके जवाब में कुछ कहना चाहती थी, पर तभी रीना आगे आकर बोली, अद्विका देखो, हमने तुम्हें हर वो चीज करने की आजादी दी है जो तुम चाहती थी, तो अब चुपचाप हमारी बात मान लो और आरव से शादी कर लो। तुम्हारा ये आशिक आरव के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनकी ऐसी इमोशनल बातें सुनकर अद्विका थोड़ा घबरा गई, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ धीरे से दबाया। शौर्य का सपोर्ट मिलते ही अद्विका ने कहा, ओह, तो तुम दोनों को लगता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी तो विदिशा की नौकरी बच जाएगी और मेरी वजह से ये आदमी विदिशा को प्रमोशन दे देगा, पर मैं पूछना चाहूंगी कि इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। ये सुनकर रीना तुरंत बोली, तुम्हें इसके बदले रानी जैसा जीवन मिलेगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनकर शौर्य और अद्विका एक दूसरे की देखकर हंसने लगे और फिर अद्विका बोली, क्या आप लोगों को सच में ये लगता है कि ये आरव राजपूत शौर्य की असली आइडेंटिटी जानने के बाद भी उसके सामने मेरा हाथ मांगेगा। ये सुनकर आरव को थोड़ी हैरानी हुई और वह बोला, मेरा राजपूत परिवार राजस्थान के रॉयल फैमिली से आता है, हमारे सामने क्या इसकी औकात है कुछ बोलने की। आरव की ये बात शौर्य को चुभ गई और उसने तुरंत अपनी जगह बदल ली और आरव के बगल में जाकर बैठ गया। फिर उसने आरव को देखा और बोला, क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम मालूम है। इस बात पर आरव और भी ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, तुम जैसे फैट्स लोगों का नाम जानकर मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम होगे कोई किसी सड़क छाप परिवार से। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, सुन बे ओ झाड़ की पत्ती, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है, मैं संगल के रॉयल फैमिली अग्निहोत्री परिवार से आता हूँ। ये थी मेरे परिवार की ताकत जो तेरे परिवार से भी ज्यादा ऊपर है। दूसरी बात, मैं वही हूँ जिसके कंपनी के साथ तुम काम करने का सिर्फ सपना देखते हो, यानी गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक, और साथ ही मैं आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल हूँ जिसके आसपास भी तुम मुझे नजर नहीं आते। तो बताओ, क्या तुम फिर भी मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहेंगे। तभी नागेंद्र, जो इतने देर से चुप थे, वे बोले, ये वही शौर्य है जिसने बाहुबली मिश्रा का परिवार एक ही दिन में साफ कर दिया था। नागेंद्र की बात आरव के ताबूत में आखिरी कील की तरह थी और आरव सोफे से नीचे शौर्य की ओर मुंह कर घुटने पर बैठ गया। ये सीन देखकर विदिशा और रीना ने अपनी उंगली चबा ली। शौर्य ने जब आरव की हरकत देखी और बोला, आरव सिंह राजपूत, तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें ये आंखें सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए नहीं दी है, बल्कि सामने वाले इंसान को देखकर पहचानने के लिए दी है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर देना कि अद्विका सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, और अगर तुमने अद्विका के बारे में फिर कभी सोचा तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो कोई दूध पिता बच्चा नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि उसके पीछे सिर्फ उसका परिवार है, पर यह शौर्य अकेला ही 100 परिवारों को जिंदा निगल सकता है। ऊपर से इसका परिवार भी कोई साधारण परिवार नहीं है। उसने अपने हाथ जोड़े और रेंगते हुए वहां से बाहर निकल गया। क्या शौर्य ने आरव को माफ कर दिया है? क्या करेगा शौर्य अद्विका के सौतेली बहन और सौतेली मां के साथ? अब क्या होगा आगे?